हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.1। इस प्रमेय को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? इस प्रमेय को हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय, ये दो नाम और हैं। अगर आपसे, या इसको हम कहते हैं बीपीटी, बीपीटी। ठीक है, इसको हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास जो प्रमेय है वो ये है। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसी प्रमेय को हम लोग थेल्स प्रमेय या इसी को हम लोग शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। क्या है ये प्रमेय, इसके बारे में जरा समझ लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या है प्रमेय, समझ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये है प्रमेय। जैसे अगर बात करें, इसको इस चित्र से समझेंगे। देखिए, एक हमारे पास त्रिभुज दे रखा था, इस चीज को समझ लीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। अगर देखा जाए तो ये प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, ये आपकी जो प्रमेय है ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आसानी से समझिएगा। यानी कि एक त्रिभुज है, जो चीज स्टेटमेंट लिखी मैं वही चीज पढ़ दे रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, ये वाली भुजा है, इस भुजा के समांतर दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अन्य दो भुजाओं को एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींच दी। एक भुजा के जो की समांतर है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात एडी बटे डीबी बराबर एई बटे बीसी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रमेय है वो ये है। इसी को हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय के नाम से। इसी को हम लोग जानते हैं आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के नाम से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये लिखा है। ठीक है, इसी को हम जानते हैं शॉर्टकट में बीपीटी के नाम से। ठीक है, तो ये प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे सिद्ध करते हैं तो जरा देखिएगा सवाल ध्यान से। फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। कहानी हमारी जो है स्टार्ट है त्रिभुज से। चलो ये त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए, इसको समझिएगा। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, जैसे ये त्रिभुज है एबीसी, एक भुजा के समांतर यानी कि ये भुजा डीई अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं यानी कि बी और ए पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींच दी जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारे पास प्रमेय है जो दिया है। क्या हमारे पास इस प्रमेय में दिया है? ये प्रमेय 6.1 है। इसमें पहली चीज दिया है, नोट करेंगे क्या दिया है। त्रिभुज एबीसी में हमें जो दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है बेटा? त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो समांतर है किसके? बीसी के। ठीक है, डीई बीसी के समांतर रेखा है। ये हमें त्रिभुज एबीसी में दे रखा है। और हमको सिद्ध क्या करना है मेरे बच्चों, इसमें जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि इनका अनुपात यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर किसके होगा? ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये हमें करना है, ये सिद्ध करना है। फिर इसके बाद देखते हैं रचना।
रचना को जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं इसमें रचना, इसकी जरा रचना को ध्यान से समझिएगा। क्या है रचना? रचना को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी से ई को मिलाते हैं। एक रेखा हमने बी से ई को हमने मिला दिया, ये डॉट 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 करके बी से ई को मिला दिया। इसी प्रकार से हमने सी से क्या कर दिया, डी को मिला दिया, सी से डी को मिला दिया। फिर हमने क्या किया, एक ए बी पर लंब हमने डाला, ई इसको नाम दे देते हैं एन, ई एन हमने एक लंब डाला ए बी पर, ठीक है। इसी प्रकार से एक हमने लंब डाला बी एन, ये हमने लंब किस पे डाला, ए सी पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने जो है ई एन जो है लंब डाला ए बी, तथा डी एन जो है वो लंब डाला ए सी। हमने क्या किया, ई एन ए बी पर लंब तथा डी एम ए सी पर लंब हमने डाला। फिर हमने क्या किया, तथा ई एन लंब ए बी तथा डी एन लंब इतने खींचा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर बीई तथा सीडी को मिलाया, बीई तथा सीडी को हमने मिलाया, बीई और सीडी को हमने मिलाया। फिर इसके बाद क्या है मेरे बच्चों, अगर बात करें इसके आगे, हमें जो सिद्ध करना है उत्पत्ति इसकी, देखिए उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति क्या है इस प्रश्न की। तो अब देखते हैं उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहली चीज, उत्पत्ति को जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे एडीई का। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब कहोगे आधार, यहां से यहां तक ए से लेके डी तक ये इसका आधार हो जाएगा, और ऊंचाई इसकी क्या होगी, ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी ई एन। जो लंब होता है किसी भी त्रिभुज का, जो लंब होता है वो उसकी ऊंचाई का काम करता है, और ये लंब जिस भुजा पे होता है वो उसके आधार का काम करता है। किसका काम करता है, आधार का, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, आधार गुणा लंब, तो आधार हो जाएगा हमारे पास ए बी, और लंब कितना है, लंब हो जाएगा हमारे पास ई एन, ठीक है, ई एन। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम देखें एरिया ऑफ त्रिभुज, अब देखते हैं इसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज। अब इसका निकालेंगे डीबीई का, डीबीई का ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास ये हो जाएगा बीई या डीबी, और ऊंचाई हमारी वही रहेगी ई एन, क्योंकि लंब जो होता है वही ऊंचाई का काम करता है। ये हो जाएगा ई एन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एन, ये हमारे पास हो जाएगा ई एन। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे। समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 1/2 से एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर, ये हो जाएगा 1/2 गुणा एडी गुणा ई एन, और बटे में हमारे पास हो जाएगा 1/2 गुणा डीबी गुणा ई एन, ठीक है। अब काटेंगे ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि कितना बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे में आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर हो जाएगा हमारे पास एडी बटे में डीबी। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस त्रिभुज को भी हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे। ये भी हमारे पास जो है बड़ी आकृति है, इसको भी थोड़ा साइड में लगा देंगे, छोटा कर देंगे। अब फिर से हम लोग एरिया लेते हैं, यानी कि पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज
इसका ए डी ई का ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास है ए ई, ऊंचाई हो जाएगा डी एम, ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 4। फिर हम लोग निकालेंगे एरिया इसका डी ई सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का, ये भी हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार है ई सी और ऊंचाई है हमारे पास डी एम, समीकरण नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब समीकरण 4/5 से अगर बात करें तो समीकरण 4/5 से 4/5 से अब देखते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम बटे हो जाएगा 1/2 गुणा ई सी और गुणा डी एम। ठीक है, ये डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी 3 4 5 6, ये 6 बन गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमें सिद्ध करना है वो एडी बटे डीबी, समीकरण 3 की आरएचएस में भी एडी बटे डीबी है और एई बटे ईसी समीकरण 6 की आरएचएस में भी एई बटे ईसी है। अगर किसी प्रकार समीकरण 3 और 6 की अगर एलएचएस साइड बराबर हो जाती है तो आरएचएस बराबर करेंगे और फिर में हमारी हो जाएगी इससे, यही तो है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलएचएस का जो ऊपर का पार्ट है ये तो बराबर है, एरिया ऑफ एडी एरिया ऑफ एडी ये भी लिखा है, और नीचे वाला एरिया किसी प्रकार बराबर हो जाए तो अब आप देखिए, चूंकि त्रिभुज डीबीई और दूसरा त्रिभुज है कौन सा डीईसी, एक ही आधार कौन सा डीई, एक ही आधार डीई, जरा ध्यान से समझिएगा, एक ही आधार यहाँ पे ये है डीई, एक ही आधार डीई, तो समान समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं कौन कौन सी डीई तथा बीसी के बीच स्थित हैं, तब जो एरिया होगा किसका, त्रिभुज डीबीई का, वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। ये आलोक क्या होगा, बराबर, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 7। अब आप समझिए, समीकरण नंबर 3 6 और 7 से देखिए, समीकरण 3 6 7 से अब आप लोग देखिए क्या स्पष्ट है, ये एलएचएस वाला पार्ट पूरी तरह से बराबर हो जाएगा, आरएचएस भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि एडी बटे डीबी बराबर हमारे पास हो जाएगा एई बटे ईसी। यही हमारे पास जो प्रमेय है ये हो जाएगी प्रूफ। ठीक है, यही प्रमेय हमें प्रूफ करनी थी। आराम से देखिएगा प्रमेय को, 1-2 बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्या था प्रमेय, इसको एक बार समझ लीजिए, इसके स्टेटमेंट को, फिर हम लोग सिद्ध करें। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आराम से फिर से समझिएगा, यानी कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींच देते हैं तो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसी चीज को हमने प्रूव किया। तो सबसे पहले दिया गया था त्रिभुज में केवल एक समांतर रेखा रखी थी जो अन्य दो भुजाएं यानी कि AB को D पर काट रही थी और AC को E पर काट रही थी। ठीक है, सिद्ध हमें करना था ये अनुपात जो है वो बराबर होता है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये सिद्ध करना था। रचना हमने इसमें क्या की, एक तो लंब EN डाला किस पे, AB पर, एक लंब हमने डाला DM AC पर, और हमने क्या किया, C से D को मिला दिया, B से E को मिला दिया, ये हमने किया। ठीक है,
तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला ADE का। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार हमारे पास हो जाएगा AD, ऊंचाई हो जाएगी EN। ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार इस त्रिभुज का निकाला BDE का, इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार हमारा हो जाएगा BD, ऊंचाई हो जाएगी EN। ये हो गया समीकरण 2। 1 को 2 से भाग दिया, जो कट गया उसको काट दिया, 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, क्या बचा AD/DB। समीकरण नंबर 3 आ गई। फिर जैसे ही एक बार ABD का हमने क्षेत्रफल निकाला और DBE का निकाला, इसको भाग किया, इसी प्रकार इधर निकालेंगे ADE का, पुनः निकालेंगे, फिर निकालेंगे BCE का क्षेत्रफल। ये हमने निकाला, फिर से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया, तो 1/2 आधार हमारे पास अब क्या हो जाएगा AE, ऊंचाई DM। ये हो गई समीकरण 4। फिर हम निकालेंगे DCE का क्षेत्रफल, फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार हमारे पास EC हो जाएगा, ऊंचाई जो होगी वो DM। ये हो गई समीकरण 5। फिर 4 को 5 से भाग दिया, ये लिखा, जो कटा उसको काट दिया, 1/2 AE DM ये लिखा, फिर 1/2 EC DM, DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AE/EC आ गया समीकरण नंबर 6। फिर आप लोग देखिए, ये जो है हमारी प्रमेय है सिद्ध हो चुकी है लगभग। केवल कितना पोर्शन रह गया, AD/DB समीकरण 3 की RHS में लिखा है, AE/EC ये समीकरण 6 की RHS में है। ये हमें बराबर करने हैं, उसके लिए LHS बराबर होना जरूरी था। तो LHS का जो ऊपरी पार्ट है ये बराबर है, केवल और केवल निचला भाग जो है ये बराबर होने को रह गया है। इसके लिए आपको पता है ये जो त्रिभुज है DBE और DEC, एक ही आधार DE और समान समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित हैं, तो इसलिए इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। तो क्षेत्रफल इसके भी बराबर है, तो अब पूरी तरह से LHS भाग बराबर हो गया। तो समीकरण 3, 6 और 7 से स्पष्ट हो गया कि ये पूरे बराबर हैं, तो RHS भी क्या होगी, बराबर। तो ये हमारे पास प्रमेय हो गई है सिद्ध। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है, इस चीज को समझिएगा। अगली जो प्रमेय है वो ये है, क्या, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। इसको हम कहते हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का ये है विलोम। इसको हम कहेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, समानुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है, प्रमेय का विलोम, ये हमारी जो प्रमेय है ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम कहलाएगी। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का इसको कहेंगे विलोम। आसानी से इसको भी समझते हैं। इसमें क्या था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो अब फिर से वही है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमने त्रिभुज लेना है, एक हमने त्रिभुज लेना है, वो हमने त्रिभुज ले लिया ये। यदि किसी त्रिभुज की, फिर हमें क्या करना है, एक भुजा को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हमने खींच दी। ये हमने रेखा मान ली L, ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये DE पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि जो दिया है, क्या दिया है देखिए, इस चीज को अगर आप देखेंगे क्या दिया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। एक रेखा ये DE होगी, इसको हमने L मान लिया, एक रेखा L एक त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि हमें अब की अनुपात दे रखा है AD/DB बराबर किसके, AE/EC, ये दे रखा है बराबर। ठीक है, तो ये रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी, ये हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल उसका विलोम है DPT का। अब अगर इस चीज को अगर आप समझेंगे तो इसको हम समझाएंगे जरा ध्यान से। ठीक है, जो दिया है उसको नोट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमने क्या किया, क्या दे रखा है, रेखा L, रेखा L AB तथा AC को
क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, करती है। ए बी में रेखा एल भुजा ए बी तथा एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, और साथ ही ए के अनुपात में विभाजित करती है, ए डी बटे डी बी बराबर हमारे पास कितना है, ए ई बटे ई सी। यह हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि डी ई जो है वो समांतर किसके, बीसी के। एक हम लोग रचना करेंगे, हम रचना ये करेंगे, यदि संभव है तो हम ये मानेंगे कि ये रेखा एल जो है, यानी कि जिसको हम डीई कहेंगे, ये इसके समांतर नहीं है, डीसी के समांतर नहीं है। यदि संभव है तो रेखा डीई बीसी के समांतर नहीं है, अब हम क्या करेंगे, बीसी के समांतर एक अन्य रेखा हम लोग क्या करेंगे, डीएफ खींचते हैं, बीसी के समांतर एक अन्य रेखा हम लोग कौन सी खींचते हैं, डीएफ। अब डीएफ, अब देखते हैं डीएफ, अब इससे क्या मिलेगा, ये हम मान रहे हैं कि ये इसके समांतर है, ठीक है। तो अब जरा देखो इसकी उत्पत्ति, इसको भी ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छी में है। अगर उत्पत्ति की बात करें, अब समझिएगा इस चीज को, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एडजस्ट। ये अब अगर बात करें उत्पत्ति की, तो पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे देखिए हमने रचना क्या की, डीएफ जो है समांतर किसके, बीसी के, डीएफ समांतर है बीसी के। अब थेल्स प्रमेय कह दो या बीपीटी, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बेटा, अनुपात क्या होगा, बराबर, अनुपात होगा बराबर। अब अनुपात कौन सा, अब देखते हैं एडी बटा क्योंकि ये रेखाएं समांतर है, तो एडी का अनुपात डीबी के साथ, अभी हमने पढ़ा, अगर किसी तीसरी भुजा के समांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है, ए एफ बटे में कितना हो गया, एफ सी। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 और 2 से हम लोग क्या देखते हैं, एलएचएस वाला पार्ट, एलएचएस वाला पार्ट दोनों का क्या बराबर, तो आरएचएस भी क्या होगा बराबर, एई बटा ईसी बराबर हो जाएगा एएफ बटा क्या हो जाएगा, एफसी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, यानी कि दोनों पक्षों में हम लोग एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, एक जोड़ने पर, अब दोनों तरफ हम लोग एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, ए ई बटा ई सी प्लस ए बराबर ए एफ बटा एफ सी प्लस ए। अब इसको अगर हम करेंगे तो ए ई प्लस ई सी बटा में ए सी हो गया बराबर ए एफ प्लस एफ सी बटे में एफ सी हो गया। अब ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी, हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी। अब ये ऊपर हो गया ए सी, नीचे भी क्या है हमारे पास, ए सी है। ए एफ प्लस एफ सी, देखो ए एफ, ए से एफ और एफ से सी, ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा हो जाएगा ए सी, ये भी हो जाएगा ए सी, और बटे में कितना है एफ सी। ए सी से ये ए सी कैंसिल, इसकी इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा एफ सी बराबर क्या हो गया, ई सी। अब एफ सी और ई सी कब बराबर हो सकता है,
अब आप समझिए F से E की C की दूरी, E से C की दूरी ये बराबर जब ये हो सकते हैं जब ये दोनों बिंदु कौन कौन से E और F कैसे हो, समपाती हो, अर्थात एक ही बिंदु हो। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु E तथा F संपाती हैं। जब बिंदु E और F कैसे हो, संपाती हो। ठीक है, अब जब ये संपाती हैं तो आपने रचना में क्या किया, रचना से आप देख रहे हैं कि DF जो है किसके समांतर हमने खींचा, BC के। रचना से क्योंकि DF समांतर है BC के, जब रचना से हमने DF BC के समांतर माना है तो E और F संपाती आ गए, तो इसलिए जो है DE जो है वो समांतर किसके हो जाएगा, BC। यही हमारे पास हो जाएगी BPT की विलोम। क्या है विलोम, कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो हम अभी समझाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, प्रश्न में हम लोग कैसे लगाएंगे वो बात की बात है, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। क्या हमारा टारगेट था, प्रमेय कैसे हमने की, फिर समझिएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम था। अब की बार क्या देखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अगर काटे तो वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, प्रयास करिएगा समझिएगा। अब क्या है, अगर यहाँ पे बात करें तो अब समझिए इसमें क्या लिखा था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। यानी कि एक ही अनुपात में यहाँ पे विभाजित कर दी थी, इसलिए ये वाली भुजा जो थी वो तीसरी भुजा के क्या थी, समांतर। इसी चीज को हमें प्रमेय में सिद्ध करना था, नॉर्मल सी चीज है। हमने क्या किया इसके लिए, अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया मेरे बच्चों, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली एक रेखा दे रखी थी। तो ये हमने लिखा त्रिभुज एबीडी में रेखा L जो है वो AB त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को E और D पर काट रही है, मतलब AB को D पर और AC को E पर काट रही है। ठीक है, ये यार इस पे काट रही है। फिर हमें क्या दे रखा है, इनका अनुपात क्या दे रखा था, बराबर ए बी का अनुपात किसके साथ, डी बी के साथ, बराबर ए ई का अनुपात ई सी के साथ, ये दे रखा है। सिद्ध हमें करना था जो रेखा जिस अनुपात में काट रही थी वो रेखा तीसरी रेखा के क्या थी, समांतर। तो ये समांतर डीई बीसी के। तो फिर हमने रचना में क्या किया, हमने ये मान लिया यदि संभव है तो ये डीई जो है बीसी के समांतर नहीं है। हमने ये मान लिया यदि संभव है तो DE रेखा जो है BC के समांतर नहीं है, तो इसके समांतर हमने एक अन्य रेखा DF खींच ली, वो BC के समांतर है, हमने ये लिखा। ठीक है, DF जो है BC के समांतर है, अर्थात हमने यहाँ पे लिखा कि जो है DF जो है वो समांतर है BC के। ठीक है, फिर इस त्रिभुज में हम लेके चले ABC में जब दो रेखाएं समांतर है तो लगती है थेल्स प्रमेय, AD बटे DB बराबर AF बटे FC। ये हमने लिखा समीकरण 2। एक और दो की तुलना की LHS बराबर है तो RHS भी हमने क्या कर दिया, बराबर। दोनों पक्षों में फिर हमने एक जोड़ दिया, एक जोड़ने से हमें क्या फायदा मिला, यदि एक जोड़ेंगे तो AF प्लस FC इधर बनेगा, मतलब इधर एक जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, लासा लेंगे इसकी इधर गुणा हो जाएगी, AE प्लस EC
तो ए ई प्लस ई सी ये भी ए सी बनेगा, और इस तरफ ए एफ प्लस एफ सी ये भी ए सी बनेगा। ये हमारे पास है, फिर ए सी से ए सी कट जाएगा, एफ सी की इधर गुणा करेंगे, ई सी की उधर गुणा करेंगे, यानी कि एफ सी और ई सी को मिला के बराबर आ गया। ये बराबर जब ही आ सकता है जब बिंदु एफ और ई एक ही बिंदु हो, अर्थात संपाती। एफ के ऊपर कौन सा बिंदु हो, ई। तो जब एक ही बिंदु है तो इसका मतलब तो ये था कि हमने रचना में डी एफ बी सी के समांतर मान रखा था। तो जब डी एफ बी सी के समांतर है और ई और एफ एक ही बिंदु है, तो इसका मतलब डी ई भी किसके समांतर होगी, बी सी। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रमेय 6.10 जो है वो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके आगे की प्रमेय पे। इसके आगे क्या है प्रमेय, इसको भी समझ लेते हैं। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे इस प्रश्न को देखते हैं। उदाहरण नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तो तथा भुजा बीसी के समांतर हो, तथा भुजा बीसी के क्या हो, समांतर, तो सिद्ध कीजिए एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होगा। बहुत सरल सवाल है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको बना के। क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 1, यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, इसको समझिएगा। इसमें क्या कह रहा था, इसको समझिए। उदाहरण नंबर 1 मैं आपको लिख के बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, चित्र अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे। यदि कोई त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज है एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को, एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि कोई रेखा है वो डी और ई पर एबी और ईसी को प्रतिच्छेद कर रही है तथा भुजा बीसी के समांतर है, और ये जो रेखा है ये बीसी के क्या है, समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि एडी बटे एबी बराबर एई बटे क्या है, एसी होगा। तो हमें जो दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें दे रखा है कि जो बीई वाली भुजा है वो समांतर किसके है, बीसी वाली भुजा के। सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध हमें जो करना है बिल्कुल फेर सूत्र में लगेगी। अगर रेखाएं समांतर है तो दिमाग में बसा लीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा दे रखी है तो फेर सूत्र में लगती है। अनुपात दे रखा है तो फेर सूत्र में का विलोम से ये रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, सवाल हो जाएंगे सरल। तो अब बात करें, हमें यहाँ पे कितना सिद्ध करना है, ए बी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई ए सी, ए ई बटे कितना सिद्ध करना, ए सी। अब अगर बात करें इसके हल की, तो अब समझिएगा हमें दे रखा था त्रिभुज एबीसी में कौन सी रेखा समांतर है, बीई समांतर है बीसी के। तो धेर्घ प्रमेय से या बीपीटी से, धेर्घ प्रमेय से, तो अनुपात क्या होगा, बराबर। अनुपात का मतलब ए बी बटे हो जाएगा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ठीक है। अब फिर ये भी आपको देखना है कि ये हमारा सिद्ध हो गया, क्या ये अभी हमारा सिद्ध हुआ है, अभी एडी आ गया लेकिन नीचे डी भी है, यहाँ पे एई आ गया बटे में ईसी है, लेकिन हमें लाना एसी। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या होगा, एडी में अगर डीबी जुड़ जाए तो ये हो जाएगा एडी, लेकिन अब ये देखना है कि अभी एक जोड़ दें तो दिक्कत होगी, अभी एक नहीं जोड़ सकते। क्यों, जब तक उल्टा नहीं करोगे, यहाँ पे मान लो उल्टा जब तक नहीं करोगे, नहीं तो अगर जोड़ोगे तो ऊपर एडी में डीबी जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एडी, लेकिन फिर एडी नहीं आएगा, नीचे डीबी आएगा। तो इसको हम जाकर उल्टा भी दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं डीबी और बटे में कितना हो जाएगा ए डी बराबर, इसको दे सकते हैं ईसी बटे में ए ई, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब समझिएगा इस चीज को इधर थोड़ा कर देते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ने पर या दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, एक जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, डी बी बटे में ए डी प्लस एक बराबर ई सी बटे में ए सी ए ई प्लस ए।
अब इसकी गुणा करेंगे, ये आ जाएगा डी बी प्लस ए डी बटे में कितना आ जाएगा ए डी बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा ई सी प्लस ए ई और बटे में कितना हो जाएगा ए ई। ठीक है, अब आप समझिए डीबी प्लस एडी, डीबी और प्लस एडी यानी कि एडी प्लस डीबी बराबर यहां से यहां तक हो जाएगा ए बी और बटे में एडी में कोई परिवर्तन नहीं, इसी प्रकार से बराबर ई सी प्लस में ए ई बराबर में यहां से यहां तक मिल जाएगा कितना ए सी और बटे में क्या हो जाएगा ए ई। इसको भी उल्टा कर दीजिए, या ए डी बटे ए डी बराबर कितना हो जाएगा ए ई बटे ए सी। यही हमें सिद्ध करना था। अब आप देख लीजिए, यही हमारा जो प्रश्न है वो ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये थेल्स प्रमेय पर आधारित हमारा जो है पहला उदाहरण हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके आगे के उदाहरण नंबर 2 पे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उदाहरण नंबर 2 क्या है, मैं उसको भी देख लेता हूँ एक बार। इनमें कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। चलो इसको पहले बता देता हूँ। इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी, यानी कि एक समलंब आकृति हमें देखिए। समलंब क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो असमांतर होती है, जिसमें ए बी और सी डी आपस में दे रखी है समांतर। ठीक है, समलंब है जिसमें ए बी सी डी के समांतर तथा असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार है। फिर से समझिए, असमांतर भुजाएं यानी कि ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार हैं कि ई एफ जो भुजा है वो ए बी के समांतर है। ये वाली जो भुजा है ई एफ वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। दर्शाइए, फिर हमें करना है सिद्ध। ए ई इसका अनुपात ई डी के साथ बराबर बी एफ का अनुपात एफ सी के साथ। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अब इसको भी समझ लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। बस केवल लैंग्वेज समझिए, फिर तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समलंब है। तो सबसे पहले हम लोग एक समलंब बनाएंगे। ठीक है, समलंब हम लोग एक बनाते हैं। तो ए बी सी डी एक समलंब दे रखा है। ये हमारे पास एक है समलंब। ठीक है, ये हमारे पास समलंब है। इसका नाम क्या दे रखा था, ए बी सी डी। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। एक हमारे पास है समलंब। ठीक है, आगे क्या कह रहा था, जिसमें ए बी बी सी के क्या है समांतर। ए बी बी सी के समांतर है, यानी कि जो दिया है तो क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक है समलंब, एक समलंब है, समलंब है जिसमें हमारे पास दे रखा था ए बी समांतर किसके, सी डी के। ठीक है, और भी दिया है असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई, ए डी पर ई और बी सी पर एफ है। इस प्रकार स्थित है कि ए बी मतलब ये कौन सी भुजा है, ई एफ जो है वो ए बी के समांतर है। और दिया है तथा ई एफ जो भुजा है वो समांतर है ए बी के। ठीक है, ये हमें रखा है, ये वाली भुजा भी समांतर है। और इसमें हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना है। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए ई का अनुपात ई डी के साथ बराबर बी एफ का अनुपात किसके साथ, एफ सी के साथ। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा आप लोग। अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं हम अपने हिसाब से इसको सिद्ध करेंगे। बात करें इसमें रचना, तो एक हम रचना कर देते हैं। रचना कैसे क्यों करेंगे, क्योंकि क्षेत्र में अप्लाई करनी है, उसके लिए त्रिभुज बनना जरूरी है। तो त्रिभुज के लिए एक विकल्प को मिला दो, चाहे आप ए से सी को मिला दो, चाहे आप बी से डी को मिला दो, किसी एक को आपको मिलाना पड़ेगा।
तो हमने क्या किया, ए सी को मिलाया और ए सी जो है वो ई एफ रेखा को कहाँ पे काटता है, मान लीजिए ये बिंदु ई एफ जी मान लीजिए, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब हमने रचना क्या किया, हमने लिखा विकर्ण ए सी को मिलाया, विकर्ण ए सी को मिलाया जो कि ई एफ को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इतना काम हमने अभी किया, इसके अलावा अभी हमने कुछ नहीं किया, इतना हमने काम कर दिया। अब देखते हैं इसके आगे, अब देखते हैं उत्पत्ति क्या है। सबसे पहले ये त्रिभुज देखिए ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पे ये रेखा जो ई जी है वो सी डी के क्या है, समांतर। ई जी जो है समांतर है सी डी के या डी सी के, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे इसमें, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर हमारे पास हो जाएगा ए जी बटा जी सी, ए जी बटा कितना हो जाएगा, जी सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज ए बी और सी में देखते हैं, ए बी सी में। अब देखिए ये वाली जो रेखा है कौन सी, जी एफ, वो समांतर किसके है, ए बी के। अब देखिए इसमें देखा ए बी समांतर है जी एफ के, ठीक है। तो फिर से थेल्स प्रमेय लगाइए, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय किधर से लगेगी, अब इधर से लगेगी, यहां से। तो अनुपात किसका होगा, सी जी बटे ए जी, ठीक है। सी जी या जी सी लिख दो या जी सी भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। इतना प्लस इतना हमें ये क्वेश्चन दिखाना है, तो सी जी या जी सी बटे में ए जी बराबर में कितना हो जाएगा, बी एफ सी और बटे में बी एफ, ठीक है। इतना बटे इतना। अब इसको उल्टा कर दो, इसको या करके हम उल्टा भी दे सकते हैं, तो इसको हम दे सकते हैं ए जी बटे जी सी। क्यों हमने उल्टा किया ये भी बता देंगे। बी एफ बटे में कितना हो गया, एफ सी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्यों उल्टा किया इसको समझ लीजिए, पहला मुद्दा यही है, इसको उल्टा क्यों किया, इसको उल्टा क्यों किया, जरूरत क्यों पड़ी। अब अगर उल्टा किया तो अब आप देखिए क्या मिलेगा। ये आप देखिए कि ए जी बटे सी डी, समीकरण 1 और 2 से देखिए ए जी बटे जी सी जो है किसके बराबर है, ए ई बटे ई डी के। यहाँ पे ए जी बटे जी सी किसके बराबर है, बी एफ बटे एफ सी के। तो ये भी आप जब ये और ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 बार 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ए ई बटे ई डी बराबर में हो जाएगा बी एफ बटे एफ सी। यही होता है हमारा सिद्ध। इसी हिसाब से हमारा उदाहरण नंबर 2 होता है कंप्लीट। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक बार और देख लेते हैं बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है हमारा। अब चलते हैं इसके आगे, एक और उदाहरण है आपका, वो भी देख लेते हैं। क्या उदाहरण है, इसमें लिखा है कि आकृति क्षेत्रफल एक छेद वाली किताब में बनी हुई है। कह रहा है पी एस बटे एस क्यू जो है बराबर है पी एस बटे एस क्यू, यानी कि पी एस का अनुपात एस क्यू के साथ बराबर है पी टी बटे पी आर के अनुपात के बराबर, ठीक है। तो और हमें क्या रखा है, अगर ये अनुपात बराबर है, तो अनुपात अगर बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। सीधी सी बात है, अगर अनुपात बराबर दे रखा है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं हो जाएंगी समांतर। और साथ में दे रखा है कोण पीएसटी, पीएसटी का मतलब ये एस वाला कोण किसके बराबर है, पी आर क्यू, यानी कि पी आर क्यू इस कोण के बराबर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समद्विबाहु, ठीक है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु, समद्विबाहु जब ही होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। तो दो भुजाएं हमें बराबर करनी है, तो अब देखते हैं इसको हम बना लेते हैं। इस त्रिभुज को अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिएगा आप लोग।
तो अगर बात करें उदाहरण नंबर 3 की, तो हमें क्या लगता है, समझिए। अब देखिए त्रिभुज हमारे पास है ए, नहीं त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर की बात हो रही है। चित्र हमें आकृति दे रखी है, आकृति तो हमें यहाँ पे दी हुई है। आकृति में क्या रहता है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी। जो हमें दिया है वो हम लिख देते हैं। क्या दिया है, पहली चीज अनुपात दे रखा है। अनुपात हमें दिया है पी एस का अनुपात एस क्यू के साथ, यानी कि ये इसके साथ बराबर पी टी का अनुपात टी आर के साथ, ये वाला अनुपात इसके साथ, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें करना है सिद्ध। अब अगर बात करें इसके आगे की, तो अब समझ लेते हैं मेरे दोस्तों इसके आगे क्या है। अगर इसके हल की बात करें तो हल जरा ध्यान से समझिएगा। हमें क्या रखा है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये हमें रखा है। तो हेल्थ प्रमेय के विलोम से, हेल्थ प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। जहां पे अनुपात टूट रहा है वहां पे रेखाएं हो जाएंगी समांतर। तो एच टी समांतर किसके होगी, क्यू आर के। एच टी समांतर हो गई क्यू आर के। ठीक है, एच टी समांतर किसके हो गई, क्यू आर के। अब समझिएगा, अब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर समांतर रेखाएं हैं उनके बीच कोई भी अगर क्रिया रेखा है तो ये संगत कोण कैसे होते, बराबर। जैसे इसके संगत ये, इसके संगत ये। अब रेखाएं समांतर हैं तो आप लोग ये समझिए, ये कोण तो बराबर दे रखे थे, और ये कोण इसके भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कोण कौन सा, पी एस टी, ये वाला कोण पी एस टी बराबर देता है टी आर क्यू के, टी आर क्यू, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये बराबर देता है। और ये वाला कोण ये पी एस टी, ये बराबर हो गया पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ये कैसे कोण है, संगत कोण। क्यों है, क्योंकि एच टी जो है वो समांतर आ गई थी क्यू आर के। क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं उनको कोई भी अगर त्रिय रेखा काटती है तो वो संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। इसलिए ये हो गया बराबर। इसको हमने बन गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 बार 2 से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो LHS है, यहाँ पे जो LHS है बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर। तो इस हिसाब से कोण पी आर क्यू बराबर किसके हो गया, कोण पी क्यू आर के बराबर। पी आर क्यू पी क्यू आर, यानी कि ये वाला कोण आपस में कैसे हो गया, बराबर। फिर आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी 9वीं कक्षा में, यदि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके विपरीत अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। यहाँ पे कोण आर और कोण क्यू आपस में बराबर है, तो इनके सामने की भुजा कौन सी होगी, जैसे आर के सामने की भुजा की बात करें तो पी क्यू, और क्यू के सामने की भुजा पी आर। तो आर के सामने की भुजा पी क्यू बराबर किसके हो गया, पी आर के। ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण या बराबर कोण की सम्मुख भुजा, बराबर कोण की बराबर कोण की, ये हमारे पास हो गई सम्मुख भुजा, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। ये बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं हैं। अब आप समझिएगा, अच्छा प्रश्न है यहाँ पे।
अब अगर ये कोण भुजाएं बराबर हो गई, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई तो वो त्रिभुज हो गया समद्विबाहु। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यही निश्चित करना था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब 6.2 के हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़िए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ना हो, समझ में ना आए, कमेंट कीजिए, जिससे मैं अगले लेक्चर में आपके जो है उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तब तक वीडियो आप 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टेड है, मजेदार है।